केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का द मोस्ट टास्क चैप्टर। यहाँ से यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस इन योर जेईई मेंस पेपर। इसलिए आज के लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग को जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर रहे होंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड्स बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को होल्ड करके रखते हैं। अब सवाल ये आता है कि केमिकल बॉन्ड्स बनते क्यों हैं? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। एक्चुअली होता क्या है, जब एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो जो उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो उनके बीच के रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर जाते हैं, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। सिंस एनर्जी डिक्रीज करती है, हेंस बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे जैसे दो एटम्स पास आते जाते हैं उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। जब पोटेंशियल एनर्जी अपने मिनिमम पे रहती है तब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस पॉइंट के बाद अगर एटम्स को और पास लाया जाए तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने लगती है। तो जिस पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ केमिकल बॉन्ड्स दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और वीक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। वहीं वीक बॉन्ड्स में आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वैन डर वाल फोर्सेस। इस चैप्टर में हमें मेजरली आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है बाय द वे, रिवीजन के लिए देख सकते हो। वहीं वीक फोर्सेस के बारे में स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ते हैं। अभी के लिए देखते हैं आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से फ्रॉम वन एटम टू अनदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पास है सोडियम और क्लोरीन। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और बन जाएगा सोडियम आयन। वहीं ये क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और बन जाएगा क्लोराइड आयन। ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड NaCl। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो हुआ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, जो कि इस केस में 1 है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिनमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल होगा? पहली तो जो दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए सो दैट कैटायन फॉर्मेशन में कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो। वहीं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए सो दैट एनायन फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। फाइनली जब कैटायन और एनायन कंबाइन करके एक सॉलिड बनाए उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए सो दैट लैटिस फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। अब ये लैटिस एंथैल्पी क्या चीज होती है, आओ देखते हैं। एक मोल आयनिक सॉलिड को आइसोलेटेड गैसियस आयंस में सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सॉलिड NaCl है तो उसे गैसियस सोडियम आयन और गैसियस क्लोरीन आयन जो कि एक दूसरे से आइसोलेटेड है में सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे कहेंगे NaCl की लैटिस एंथैल्पी। सिंस एनर्जी लगेगी हेंस पॉजिटिव वैल्यू होगा। वहीं अगर हम रिवर्स में देखें तो Na+ और Cl- आयंस को कंबाइन करके सॉलिड NaCl बनाने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा बट एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यही हाई होनी चाहिए। अब जो ये लैटिस एनर्जी होती है वो चार्ज ऑन आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इंटर आयनिक डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कंपेयर करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना, पहली कि द चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स द साइज फैक्टर और दूसरी कि लार्ज कैटायन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन एंड स्मॉल कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉल एनायन। नहीं समझ आया? क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें लैटिस एनर्जी कंपेयर करनी है। एनायन कॉमन है हेंस कैटायन से डिसाइड होगा। सारे कैटायंस पे सेम चार्ज है +2 हेंस साइज से डिसाइड होगा। CO3 2- एक बड़ा एनायन है इसीलिए वो बड़े कैटायन के साथ ज्यादा स्टेबल होगा। अब सिंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैटायन का साइज बढ़ रहा है हेंस लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। दूसरे क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी एनायन कॉमन है बट कैटायन पे चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है हेंस लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। एक और पॉइंट नोट करना, क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट उनके लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेंस दोनों सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर
दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक मोल आयनिक सॉलिड के हाइड्रेशन पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब हाइड्रेशन क्या होता है, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक मोल NaCl को एक पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिसॉल्व किया तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस आयंस में सेपरेट हो जाएगा। कमेंट में बताना कितनी एनर्जी लगेगी इसमें। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बीइंग पोलर अपने नेगेटिव एंड से Na प्लस को और अपने पॉजिटिव एंड से Cl माइनस को सराउंड कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। सिंस इस केस में सॉल्वेंट वाटर था तो सॉल्वेशन भी कह सकते हैं, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर इस केस में सॉल्वेशन एंथैल्पी। अब जो ये आयंस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से सराउंड हो गए हैं इन्हें कहते हैं हाइड्रेटेड आयंस, और इनका होता है हाइड्रेटेड रेडियाई जो कि डिपेंड करता है हाइड्रेशन पे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के, दैट इज चार्ज अपॉन साइज। यहाँ पे जो साइज है वो है गैसियस स्टेट में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कंपेयर करना है हाइड्रेटेड रेडियाई को। चार्ज सेम है इसीलिए साइज से डिसाइड होगा। अब सिंस गैस फेज में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज हो रहा है, हेंस एक्वस फेज में साइज डिक्रीज होगा। एक और पॉइंट नोट करना, क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड हाइड्रेटेड आयंस की आयनिक मोबिलिटी उनके हाइड्रेटेड रेडियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सॉल्युबिलिटी। अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम एक आयनिक सॉलिड को किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। इस पूरे प्रोसेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली, सॉलिड का आयंस में सेपरेट होना जिसमें लगती है लैटिस एंथैल्पी, और दूसरी आयंस का हाइड्रेट होना जिसमें रिलीज होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब इस आयनिक सॉलिड का इस पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने के लिए ये हाइड्रेशन एंथैल्पी इस लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होनी चाहिए। गॉट इट? नाइस। अब अगर तुम्हें सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने का पूछे तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, मोर इज द मिसमैच इन द साइज ऑफ आयंस, बेटर इज द सॉल्युबिलिटी। दैट मीन्स बड़ा एनायन छोटा कैटायन और छोटा एनायन बड़ा कैटायन ज्यादा सॉल्युबल होंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कंपेयर करना है सॉल्युबिलिटी। CO3 एक बड़ा एनायन है इसीलिए वो छोटे कैटायन के साथ बेटर सॉल्युबिलिटी शो करेगा। अब सिंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैटायन का साइज बढ़ रहा है, हेंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सिंपल। अपना नेक्स्ट टॉपिक है फजान्स रूल, जिससे हम आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। अच्छे से समझते हैं इसको। सपोज एक आयनिक कंपाउंड है, एक कैटायन एक एनायन। अब जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है जिसके कारण एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसे कहते हैं पोलराइजेशन, और इसी के कारण आयनिक कंपाउंड्स में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। सिंस कैटायन ने पोलराइज किया, हेंस कैटायन में होता है पोलराइजिंग पावर जो कि कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं सिंस एनायन पोलराइज हुआ, हेंस एनायन में होती है पोलराइजेबिलिटी जो कि एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है पोलराइजेशन पे जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन आयंस के। So the bottom line is larger anion, smaller cation and higher charge means more covalent character. क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ एनायन कॉमन है और कैटायंस का चार्ज सेम है इसीलिए कैटायन के साइज से डिसाइड होगा। अब सिंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैटायन का साइज बढ़ रहा है, हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी एनायन कॉमन है बट कैटायन पे चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हियर वी हैव CuCl एंड NaCl। एनायन कॉमन है, कैटायन पे चार्ज भी कॉमन है बट साइज का कोई जनरल ट्रेंड नहीं दिख रहा है। इस केस में अगर हम दोनों आयंस का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Na प्लस के पास है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बट Cu प्लस के पास है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्लस D10, दैट इज कॉल्ड स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिससे पोलराइजिंग पावर बढ़ती है एंड हेंस CuCl ज्यादा कोवेलेंट होगा NaCl से। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने के कारण आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इस पे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। इतना सब कुछ था आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कॉन्ट्ररी टू आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बिटवीन टू एटम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने पास है एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन पे है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और दोनों हाइड्रोजन के पास है 1 ईच। अब अगर ऑक्सीजन अपने ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले एंड एट द सेम टाइम ये दोनों हाइड्रोजन भी अपना अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर ले तो तीनों एटम्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। हेंस ये कंबाइन कर जाएंगे टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड H2O। ऑक्सीजन के वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं यूज हुए वो लोन पेयर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं,
जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने, जो कि इस केस में 2 हैं, उसे कहते हैं कोवेलेंसी। अब जो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर बॉन्ड्स ऐसे एटम्स के बीच बनते हैं जो कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, लाइक O2, H2, N2। इनका डाइपोल मोमेंट 0 या फिर नेग्लिजिबल होता है। वहीं पोलर बॉन्ड्स ऐसे एटम्स के बीच बनते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, लाइक CO2, H2O, CO। इनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में एक सेंट्रल एटम होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी होगी, एटॉमिक साइज और एटॉमिक नंबर हायर साइड पर रहेंगे। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये तुम्हें बनाना आना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CO2। इसका हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले देखो कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन के 4 और दोनों ऑक्सीजन के 6, टोटल हो गए 16। इसके बाद देखो कि अगर इन तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंपल है, 3 एटम्स हैं, ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, 3 × 8 हो जाएगा 24। अब इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 तुम्हें देगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो कि यहाँ हो जाएगा 24 - 16 इज 8 एंड 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 4। दैट मीन्स 4 बॉन्ड्स बनेंगे। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे 16, इसमें से 8 यूज हो गए बॉन्ड्स बनाने के लिए, तो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स 4 लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स CO2 में 4 बॉन्ड्स होंगे और 4 लोन पेयर्स होंगे, और सिंस कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेंस सेंट्रल एटम कार्बन रहेगा। नाउ वी कैन स्टार्ट मेकिंग स्ट्रक्चर्स। पहली पॉसिबिलिटी है कि मैं दोनों तरफ डबल बॉन्ड्स डाल दूं, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड डाल दूं। सही कौन सा है? होल्ड ऑन, बताता हूँ। सबसे पहले दोनों स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। यहाँ C का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों ऑक्सीजन में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस 2 लोन पेयर्स दे देंगे दोनों ऑक्सीजन को। दूसरे स्ट्रक्चर में भी C का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन पे है 2 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस 3 लोन पेयर्स दे देंगे। वहीं इस ऑक्सीजन पे है 6 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस 1 लोन पेयर दे देंगे। दोनों स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज। हर एक एटम के लिए निकालना होता है। फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इस सिंपल से फॉर्मूला का यूज करके दोनों स्ट्रक्चर के हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। सिंस पहले वाले स्ट्रक्चर में सारे एटम्स न्यूट्रल हैं, इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को सही मानेंगे। वैसे दूसरा स्ट्रक्चर भी गलत नहीं है, वो भी एग्जिस्ट करता है, बस वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थियरी, कोवेलेंट बॉन्ड्स एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पार्शियल ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये ओवरलैपिंग 2 तरह से हो सकती है, एक्सियल और लैटरल। एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, लैटरल से पाई बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, जैसे SS, SP और PP। वहीं लैटरल ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स साइडवेज ओवरलैप करते हैं, जैसे PP, PD और DD। अब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं पाई बॉन्ड से, कॉज सिग्मा बॉन्ड्स में बेटर ओवरलैपिंग होती है। फॉर द सेम रीजन SS, SP और PP सिग्मा बॉन्ड्स के स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा रहता है। पाई बॉन्ड्स की बात करें तो जितनी कम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लाइक 2p2p पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू 3p3p पाई बॉन्ड, क्योंकि 2p2p में दोनों ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस पास में रहेंगे। फॉर द सेम रीजन PP, PD और DD पाई बॉन्ड्स के स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा रहता है। अब हमने थ्योरी तो समझ ली, इसको अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू VBT। इसमें हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। इसमें से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी 2s2 2p4, उनको हम बॉक्स के फॉर्म में बना लेते हैं। अब जो 2px और 2pz ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेंगे। 2px और 2px एक्सियली ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, वहीं 2pz और 2pz लैटरली ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म पाई बॉन्ड, एंड इन दिस वे द O2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। इसके बाद आती है हाइब्रिडाइजेशन की थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंपेरेबल एनर्जी के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप इक्विवेलेंट होगी। इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं वो इस वे में अरेंज होंगे सो दैट रिपल्शन मिनिमम रहे, जैसे कि S और PX कंबाइन करते हैं टू फॉर्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि एक लीनियर शेप में अरेंज्ड होते हैं। S, PX और PZ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। S, PX, PZ, PY कंबाइन करते हैं टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल शेप। S, तीनों p ऑर्बिटल्स और dz कंबाइन करते हैं टू फॉर्म 5 sp3d ऑर्बिटल्स अरेंज्ड इन अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। S, तीनों p ऑर्बिटल्स dz और dx-y कंबाइन करते हैं टू फॉर्म 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स जो कि ऑक्टाहेड्रल शेप में रहते हैं।
सिमिलरली s तीनों p ऑर्बिटल्स dz dx-y और dxy कंबाइन करते हैं टू फॉर्म 7 sp3d3 ऑर्बिटल्स इन अ पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल CH4 मॉलिक्यूल का बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमारे पास सेंट्रल एटम है कार्बन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। इसमें से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी 2s2 2p2 उनको हम बॉक्स के फॉर्म में बना लेते हैं, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब ध्यान से देखो तो यहाँ है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और हमारे पास है 4 हाइड्रोजन्स बॉन्ड बनाने के लिए। होता क्या है 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 2py में आ जाता है, जिसे कहते हैं एक्साइटेशन, और हमें मिलता है एक्साइटेड स्टेट। ये 4 कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी और शेप इक्विवेलेंट होगी। यहाँ से 4 हाइड्रोजन्स अपने s ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे और इन हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे एंड इन दिस वे द CH4 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। अब एग्जाम में तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा। उसके लिए एक सिंपल एंड कंसाइज मेथड बताता हूँ। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम। जैसे अल्कली मेटल्स के लिए 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए 2, बोरॉन फैमिली के लिए 3, कार्बन फैमिली के लिए 4 एंड सो ऑन। Step 2 is to find the number of shared electrons of the side atoms. जैसे हाइड्रोजन और हेलोजन फैमिली के लिए 1, ऑक्सीजन फैमिली के लिए 2, नाइट्रोजन फैमिली के लिए 3। Step 3 is to find the number of lone pairs, जो कि होते हैं half of valence electrons minus shared electrons. Final step में हम निकालते हैं steric factor, that is Z equals to the number of sigma bond plus the number of lone pairs. अगर ये 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2 और 7 आया तो sp3d3। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर BrO3 माइनस, तो इसमें सेंट्रल एटम ब्रोमीन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7 प्लस 1, क्योंकि एक माइनस चार्ज भी है ऊपर, दैट इज 8। और सिंस साइड एटम ऑक्सीजन है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 into 2 दैट इज 6। इसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो जाएंगे हाफ ऑफ 8 minus 6 दैट विल बी 1 लोन पेयर। फाइनली Z की वैल्यू हो जाएगी 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर दैट इज 4, हेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। इसके बाद हमें पढ़ना है VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये कहती है कि किसी मॉलिक्यूल का शेप उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अब ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, एज अ बॉन्ड पेयर और एज अ लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस वे में अरेंज्ड होते हैं सो दैट जो ओवरऑल रिपल्शन हो इन सभी के बीच वो मिनिमाइज्ड रहे। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर। अब यहाँ तुम्हें एक टेबल ध्यान में रखनी होती है। इसमें हमने जो स्टेरिक फैक्टर का एक्सप्रेशन निकाला था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स वाला, उसके थ्रू स्ट्रक्चर और शेप फाइंड आउट करते हैं। स्टेरिक फैक्टर 2 के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है लीनियर, 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल और 7 के लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब अगर कंपाउंड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर्स नहीं है तो स्ट्रक्चर ही शेप हो जाएगा, लेकिन अगर लोन पेयर हैं तो शेप डिफरेंट हो जाता है। जैसे 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर बेंड शेप होता है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर पिरामिडल होता है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर अगेन बेंड शेप होता है, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर सीशॉ शेप होता है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर टी शेप, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर लीनियर, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर और 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। सही है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सो दैट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमें कंपाउंड्स को उनके शेप के साथ मैच करना है। पहला कंपाउंड है XeF4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए 8, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, लोन पेयर्स हो जाएंगे 8 - 4 अपॉन 2 दैट विल बी 2 एंड 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर हो जाते हैं स्क्वायर प्लेनर। SF4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगेन 4 क्योंकि 4 फ्लोरीन ही है, लोन पेयर्स हो जाएंगे 6 - 4 अपॉन 2 दैट इज 1। अब 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर होता है सीसॉ। NH4 प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5 - 1 दैट इज 4 क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज भी है ऊपर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी 4 ही है तो लोन पेयर 0 एंड 4 बॉन्ड पेयर गिव्स टेट्राहेड्रल। BrF3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 3, लोन पेयर हो जाएंगे 2, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर टी शेप्ड। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये। एक चीज नोट कर लेना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन प्रेफर करता है, वहीं लोन पेयर और डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन प्रेफर करते हैं। ये डिराइव होता है बेंट्स रूल से, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वहीं पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में सेम कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं। ये डिराइव होता है मॉडिफाइड बेंट्स रूल से। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसको ध्यान में रखना
अभी के लिए आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंपेरेबल एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनमें से आधे होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और आधे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग वाले लोअर एनर्जी के होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एंड आर डिनोटेड बाय सिग्मा एंड पाई। वहीं एंटी बॉन्डिंग वाले हायर एनर्जी के होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है एंड दे आर डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। अच्छी बात यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी फिलिंग सेम रूल्स को फॉलो करती हैं, दैट आर ऑफबो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तो थी बेसिक थियरी। अब चलते हैं उस पार्ट पे जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें दो केसेस होते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 या उससे कम हो, और दूसरा अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हो। एक एक करके देखते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस। तो 1s और 1s कंबाइन करते हैं टू फॉर्म सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। सिमिलरली दो 2s कंबाइन करते हैं टू फॉर्म सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। जब दो 2p's कंबाइन करते हैं तो px px और py py लैटरली ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म पाई 2px पाई 2py एंड पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। वहीं pz pz एक्चुअली ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। इनके एनर्जीज का ये लेवल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। अब दूसरे केस में सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, बस पाई 2px और पाई 2py एनर्जी में ऊपर चले जाते हैं और सिग्मा 2pz नीचे आ जाता है। एंटी बॉन्डिंग वाले का ऑर्डर सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है N2-, इसमें है दो नाइट्रोजन से 7-7 इलेक्ट्रॉन्स और एक माइनस ऊपर, तो टोटल हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन सेकंड केस। तो 15 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स तो 1s और 2s वाले में चले जाएंगे, 2p वाले के लिए रह जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इस तरह से फिल हो जाएंगे। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और 5 इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग वाले में। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा Nb - Na/2, दैट विल बी 2.5। एक चीज ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्टेबिलिटी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। वन मोर थिंग, सिंस यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हिंस मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड होते तो डायमैग्नेटिक होता। सो इतनी चीजें थी इस चैप्टर में जो कि तुम्हारे जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इफ यस देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू सिंपली कॉन्साइज। नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस चैप्टर या टॉपिक पर चाहिए कमेंट से बता सकते।